So hello dear all, welcome back. This is your lecture number 1 from application of trigonometry. So देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन हम फटाफट से उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहला स्लाइड देख पा रहे हो, तो सबसे पहले स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या हैं, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपकी आई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ देखती हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपकी जो लाइन ऑफ साइट मतलब क्योंकि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये लाइन ऐसी है जहाँ पे आपकी साइट है, साइट मतलब नजरें, तो वो बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आप अपनी आंखों से नीचे, अपना मतलब उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत इजी लैंग्वेज है, यही हमने देखा था। सो एलिवेशन, डिप्रेशन, इन सब का लॉजिक तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, सो अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस वी हैव टू कवर। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से आप लोग यहाँ देखते रहिए। एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो इस फिगर में आप ये देखो, अगर ये आपका बी सी यहाँ पे एक ग्राउंड है बेटा, तो जो आपका ये जो काइट है, ये काइट आपकी लेट से किसी पॉइंट ए पे आपकी ये काइट है। तो ग्राउंड से इस काइट का जो डिस्टेंस है वो उसने 60 मीटर आपको दे रखा है। और जो स्ट्रिंग अटैच्ड है आपकी काइट से टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये जो स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो, अगर ये आपकी काइट है तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हुई। तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो किसी एक पॉइंट सी पे यहाँ पे ज्वाइन हो रखी है, जो कि ग्राउंड पे है। अगर इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन अगर आप देखें, अगर वो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें स्ट्रिंग का, ग्राउंड से जो है वो 60 डिग्री है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो उसने यहाँ से बोल रहा है कि जब आप काइट को नीचे से अगर देखें तो आपका एंगल 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे चाहिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है कि जब आपकी स्ट्रिंग एकदम ढीली ढाली नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है यहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी, जैसे मैंने बताया था, पॉइंट ए पे काइट है, सी ए हमने स्ट्रिंग एज्यूम किया था, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है यानी एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, वो 60 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देख पाएँ तो ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है और ये हाइपोटेनस गिवन है। तो आपको पता है सम पीपल हैव की वजह से आपका जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन एच के इक्वल होता है ना। तो उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्राइंगल ए बी सी में। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू को रखूं तो परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है, ये आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है जस्ट, और क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया इन दोनों को, एंड यू गॉट योर आंसर एज 40√3। ठीक है, सो कैलकुलेशन पार्ट इसका बहुत इजी था। इफ़ यू आर वंडरिंग कि 120√3 से ऐसे कैसे हो गया, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में हम रैशनलाइज कर देते हैं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं रखे जाते हैं। तो ये 20√3 डिवाइडेड बाय 3 ये कैंसिल आउट होके 40√3 दे देता। सो विद दिस वे योर दिस आंसर इज डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक सर्कस है। अब यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइम कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड से अलोंग द रोप। तो ये कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से आपका वो सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस रोप पे वॉक कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सर्कस आर्टिस्ट है और इस पे अगर वो वॉक कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे फिगर में ऐसा तो कुछ होना ही था।
फिर उसने क्या बोला है, ये आपके वर्टिकल टावर्स से यानी पोल से आपकी ज्वाइन हो रखी है रोप, और एक पॉइंट इसका ग्राउंड में टाइड है। जो हाइट है पोल का डेट इज 12 मीटर, तो 12 मीटर आपको यहाँ पे हाइट दे रखा है ग्राउंड से, बिल्कुल सर दिख रहा है। और जो एंगल बनाया है रोप ने ग्राउंड से वो बनाया है 30 डिग्री। तो हमें डिस्टेंस देना है कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग द टॉप ऑफ द रोप। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल थ्योरी। अगेन आपसे वो क्या मांग रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस चला, भाई वो उतना ही डिस्टेंस इस रोप पे चलेगा जितना इस रोप की लेंथ होगी। अगेन आप देख सकते हो परपेंडिकुलर गिवन है, एच आपको चाहिए। तो फिर से अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में साइन 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज ए बी अपॉन ए सी, तो इजीली आपने यहाँ वैल्यू डाला डेट इज 12 अपॉन ए सी, यानी जो लेंथ ऑफ रोप है जिसको हमने यहाँ लिखा भी है स्पेशली कि जो हम लेंथ ऑफ रोप निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको मैंने ए सी के इक्वल लिया है। तो यहाँ से नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और अपना ए सी का वैल्यू दे देना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी का इंटू 2 से हो जाएगा और 12 का इंटू 2 से हो जाएगा, ठीक है। और ए सी आपका ये 1 है तो ए सी का वैल्यू 24 आ गया, और यही आपको आंसर चाहिए था, ठीक है। सो बहुत इजी है यार, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इजी था। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, फिर से आराम से रीड करते हैं। आपके पास एक ब्रिज है और वो कहाँ है, वो रिवर के अक्रॉस है और वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स से ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज आपको दिख रहा है पूरा, जो कि फिगर में आपको गिवन था। ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है ये आपके 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द रिवर बैंक, ठीक है। तो रिवर बैंक वो चीज़ें होती हैं जो कॉर्नर मोस्ट पॉइंट होते हैं, तो डेफिनेटली ये जो ब्रिज है ये आपका 45 डिग्री बना रहा है। अब ये जो रिवर है इसकी जो टोटल विड्थ है, इस रिवर की जो टोटल विड्थ है वो तो 20 हुई। तो आपको ये बताना है अगर लेंथ ऑफ द ब्रिज यहाँ पे 150 है, अगर ये 150 है आपका एसी ऑलरेडी 150 अगर दे रखा है, देखो ना ऐसा फिगर है, तो अगर ये 150 आपके पास है तो विड्थ कितना होगा, तो ये विड्थ आपको चाहिए। और ये 45 डिग्री आपको फिर से गिवन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोई चैलेंज नहीं होगा। अगेन आपने साइन 45 का फॉर्मूला लगाया, दैट इज 1/√2 BC अपॉन 150, क्योंकि ये अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। आपने नॉर्मल इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, देन रैशनलाइज करवाया, क्योंकि 150 अपॉन √2 को हम √2 को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। सो √2 से √2 कटा, तो दिस इज 150 √2 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करने से 75 √2 इज योर आंसर, ठीक है। सो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्वेश्चन को करने में एज सच कोई चैलेंज आप लोगों को आया होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इजीली अब हम देखेंगे, फिगर से भी रिलेट करेंगे। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, तो ये दिख रहा है भाई। तो अगर ये एक ऑब्जर्वर है और ये 1.5 मीटर टॉल है, तो फिर वो क्या कर रहा है कि वो 28.5 मीटर अवे है टावर से। तो हमें यहाँ इजीली दिख रहा है कि ये जो अगर टावर है, ये मेरा पूरा का पूरा टावर है ए बी, ये जो ए बी है ये मेरा पूरा टावर है, और ये जो ऑब्जर्वर है, लेट्स से वो ऑब्जर्वर अगर इधर है, तो ये इस टावर से 28.5 मीटर दूर है, यही इसने बोला है, बिल्कुल सर। अब उसके बाद क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ हर आईज, जो उसकी आई आई तो डेफिनेटली उसकी यहाँ से होगी, तो उसकी आई से जो आप यहाँ एंगल देख रहे हो वो बना रहा है वो 45 डिग्री, बिल्कुल सर 45 डिग्री बन भी रहा है। और तो 45 डिग्री से अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन से यहाँ टॉप पे देख रहा है, तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछिए, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इट्स वेरी वेरी इजी। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है। सो मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने अब यहाँ पे क्या एज्यूम किया है हम वो देख लेते हैं पूरा का पूरा। लेट सॉरी, ए बी जो कि एच है वो हाइट है आपके टावर की, बिल्कुल सर।
सी डी क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है, और ये जो डिस्टेंस है ए बी से इस ऑब्जर्वर का वो है 25.8। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपके ट्राइंगल AED की बात करूं, ये जो ट्राइंगल AED यहाँ चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। सो अगर मैं इस ट्राइंगल AED की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको AE को X ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ 1045 लगाते तो क्या होता, परपेंडिकुलर आपको गिवन है। अच्छा, आपको पता है क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो अगर ये 28.5 है तो वो भी 28.5 ही होने जा रहा है, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है। तो 1045 में AE यानी इस x की जो वैल्यू आई है वो आई है 28.5। इट्स वेरी इजी, नॉर्मल 1045 है, 1 होता है, AE अपॉन बेस हुआ तो x की वैल्यू 45 होगी। अब जो टोटल हाइट थी मेरी क्या है, इस टोटल हाइट में अगर आप देखो तो एक तो AE को ऐड करना है और प्लस इस BE को भी ऐड करना है। मैंने आपको बताया जो भी ऑब्जर्वर की ये हाइट होती है वो वैल्यू यानी 1.5 वो वैल्यू इधर भी हो जाती है, क्लास में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो सिंपल सा बात है, अगर AE आपका 28.5 आया है तो BE आपका 1.5 ऑलरेडी था, तो इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आया है वो आया है 30 मीटर्स का। सो विद दिस वे ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपने कर दिया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जो हम देख रहे हैं इसमें क्या स्पेशल है, एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि उसको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट, और ये जो इस पोल पे चढ़ेगा उसकी हाइट है पूरी 4 मीटर। तो इजीली आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये पूरा का पूरा पोल है तो इसका हाइट उन्होंने दे रखा है 4 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 meters below the top of the pole to undertake the repair work। अब उसको ये बोल रहा है कि उसमें क्या करना है। अब जैसे पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे चढ़ा और यहाँ पे उसने अपने उस पोल को सही किया, तो वो ये बोल रहा है जो भी पोल का टॉप है, जो भी इस पोल का टॉप है उससे 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे यानी एट बी पे उसको अपना रिपेयर वर्क स्टार्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर ये टोटल 4 मीटर का पोल था और अगर उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है जो कि 1.3 मीटर टॉप से नीचे है, तो डेफिनेटली ये बी और सी ये जो भी डिस्टेंस होगा ये 2.7 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से अगर 1.3 माइनस आपने कर दिया तो ये तो 2.7 बन गया। बिल्कुल है, सही है यार, ये समझ में आ गया होगा। फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे लैडर लगा के ही चलना है। तो ये जो आपका डी बी है ये यहाँ पे उसने लैडर को लगाया इस पॉइंट बी तक, जो उस लैडर का इंक्लिनेशन है फ्रॉम द ग्राउंड वो उसने 60 डिग्री बता रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए लेंथ ऑफ द लैडर, आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द लैडर ही चाहिए। तो बेसिकली अगेन आपको यहाँ पे बी डी का ही आंसर चाहिए। तो जस्ट लाइक योर ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस अगेन यू गैस कैन सी, क्योंकि आपके पास इस ट्राइंगल BCD में परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेनस फाइंड करना था, तो सिंपल सा लॉजिक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक बार फिर से लग जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा लगा तो BC अपॉन BD हुआ। साइन 60 आपको पता है √3/2, BC 2.7, BD की वैल्यू जो भी है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन देके फाइनली इन्हें कैलकुलेट करके आपने आंसर दिया BD का 1.8√3 यानी 9/5√3। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द लैडर। कैलकुलेशन पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन क्लास, अदरवाइज ये तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशंस चल ही रही हैं, ठीक है, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अनदर स्पेशल प्रॉब्लम। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वो बोल रहे हैं।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो ये है एक पॉइंट ए जो कि फुट ऑफ द टावर बी से 40 मीटर दूर है। तो ये है उसकी पहली स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है ये है इस टावर का फुट यानी बॉटम इस पर्टिकुलर टावर का। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक तो सर समझ में आया गेम। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट उसने बोला है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो अगर ये आपका टावर है तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसने 30 डिग्री बोला। तो ये जो बेसिकली पॉइंट सी है ये है इस टावर का टॉप, टॉप ऑफ टावर। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है यहाँ पे भी। अब इसके बाद क्या इसने बोला कि एक और एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45। अब उसने क्या बोला आपको कि आपका जो ये टावर का जो टॉप है उसके ऊपर इसने एक टैंक रखा है। अब जैसे टावर है तो इसके ऊपर एक टैंक रखा है उसने। तो ये जो टैंक उसने रखा है जब वो उसकी तरफ देख रहा है तो उसके टॉप की तरफ तो एंगल जा रहा है 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका, लेट से ये वो टैंक है जिसके वो टॉप की बात कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आपका डी है ये टॉप है आपके टैंक का। तो यहाँ से बिल्कुल स्टोरी क्लियर हो रही होगी कि कौन सा एंगल वो किसके लिए देखना चाह रहा है। ठीक है, अब उसने सबसे पहले आपसे पूछा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आपकी क्या है, h। और फिर उसने आपसे डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ टैंक ही इसका मतलब है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी हमें अब समझ में आ चुकी है। तो मैं फिगर को एक बार फिर से रब कर देता हूं आपके लिए, और अब देखते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगती है। उसने जो डेप्थ है उसने उसको h1 एज्यूम किया है, जो टॉप ऑफ और जो टावर के हाइट है उसको हमने h एज्यूम किया है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पे, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, तो देखते हैं क्या आता है। सिंपल सा बात है, ट्राइंगल ए बी सी में नीचे वाला एंगल 1030 डिग्री था। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से 1030 होता है 1/√3। बी सी आपका h है, ए बी आपका 40 है। तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 23.1। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, आपको पॉइंट्स में नहीं निकालना, तो आप रूट्स में छोड़ सकते हो। तो आप कह सकते हो जो आपका हाइट आया है, हाइट आया है इस टावर का जो कि यहाँ पे लिखा है BC, तो वो आया आपका 23.1। सो ये पहला पार्ट इज डन। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इग्नोर करके, अब 45 डिग्री वाला भी हमें लॉजिक देना है बॉस। तो अगर मैं 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में जाऊंगा तो ये अब बड़ा ट्राइंगल है। तो बड़े ट्राइंगल में भी अभी क्या हो रहा है ना, परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब चाहिए, बेस आपको प्रोवाइडेड है। तो आपने एक बार फिर से यहाँ पे ट्राइंगल ABD में 1045 लगाया। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका पूरा क्या है भाई, परपेंडिकुलर आपका BD है, और BD तो H1 प्लस H से मिलके बन रहा है, और बेस आपका 40 है, यही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे 1045 की डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे जो H1 प्लस H है आपका वो तो 1 हो गया। और H की वैल्यू अभी अभी हमने पॉइंट्स में अगर निकालना होता तो ये दी होती। ठीक है, और अगर तो H1 का यहाँ पे वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इंटू 40 हो जाना था। तो 40 में से अगर आपने 23.1 को माइनस किया, सो 16.9 इज योर फाइनल आंसर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डेप्थ कैसे निकली है इस क्वेश्चन में, और सेम वे इस क्वेश्चन में आपका हाइट ऑफ द टावर भी कैसे निकाला गया है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूं। लेट्स से ये कोई ट्री है, रिवर के इस कॉर्नर में है,
ये पूरा बैंक है, मतलब रिवर का एक साइड ये है, एक साइड ये है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। तो क्या कर रहा है, जब वो ऑब्जर्वर इस ट्री के टॉप को देख रहा है ना, तो उसने ये एंगल 60 डिग्री बनाया है। ठीक है। सो अभी तक का ये जो स्टोरी है, यानी ये इस ट्रायंगल की ही बात कर रहा है, ये आप चीज अभी ध्यान रखना। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, व्हेन ही रिट्रीट्स, रिट्रीट्स का मतलब होता है वापस आना यानी पीछे आना। तो जब वो 20 मीटर बैंक से पीछे आता, जब वो 20 मीटर बैंक से पीछे आता, यानी वो पीछे की तरफ उसने वॉक किया, तो जो एंगल अब हुआ वो हुआ एंगल 30 डिग्री। और मैंने आपको क्लास में बता भी रखा है, जितना आप पीछे जाएंगे, जितना आप दूर होंगे, एंगल उतना ही घटता है। तो उसने आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं बेटा, कि ट्री का हाइट क्या है और ब्रेथ क्या है इस रिवर की। सो इट्स वेरी इजी। हाइट को आपने h ले लिया ट्री के, और ये जो विड्थ आपकी थी यानी ब्रेथ जो थी उसको आपने x ले लिया। तो अब आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है, दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, एक बार 1060 के साथ लगेगा। तो जब 1060 के साथ आपने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट किया, तो 1060√3 होता है, तो वो h/x हो जाएगा। ठीक है। और h की वैल्यू अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाऊं, तो वो हो जाएगी x/√3। ठीक है, इसको अभी हम यहीं पे स्टिक कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन, जब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे आपका डीबीसी वाले को, डीबीसी वाले को जब आपने लिया यहाँ पे, तो उसको लेने से 1030 होता, और 1030 लेने से ये वैल्यूज हम लिख देते हैं, तो आपको आंसर मिलता ये, क्योंकि आपका एच एच रहता, लेकिन जो आपका बेस है बेटा इस बार इस ट्राइंगल में, उसमें एक्चुअली में एक्स में 20 भी प्लस हो गया, तो वो x+20 हो गया। आपने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया होता, तो h के साथ √3 आ जाता, और ये x+20 हो जाता। फिर h की वैल्यू आपने, इस रूट को अगर मैं नीचे लिया हूं, तो h का वैल्यू हो गया x/20√3। ठीक है। ऐसे कुछ स्टोरी यहाँ पे अभी तक चल रहा है। अब देखो यार, यहां से भी h का वैल्यू, ये मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए, h की वैल्यू यहाँ से x√3, यहाँ से x+20/√3, तो दोनों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू है। फिर इस √3 का इंटू यहाँ कराओगे, √3 इंटू √3 हो जाता है 3x, यहाँ पे x+20 है, ये x इधर आएगा, इसको माइनस करेगा तो 2x हो जाएगा, जो कि 20 के इक्वल है। दोनों को डिवाइड करवाइए, x का वैल्यू 10 आ गया। सो x का वैल्यू 10 आने से मतलब क्या है, जो आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन का ब्रेथ, है ना, तो जो ब्रेथ था इस क्वेश्चन का, उसको मैंने x लेट किया था, तो उसका आंसर तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा। उसका आंसर तो आ गया, चलिए यहाँ पे 10 मीटर। और वहीं अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट के फॉर्मूले में क्या है, हाइट में क्या था एक्स्ट्रा, हाइट आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला पॉइंट अगर आप देखो ढंग से, हाइट का वैल्यू था √3 इंटू एक्स। तो x अगर 10 है, तो बस क्या करना है, 10 इंटू √3 करना है। तो जो हाइट आपका आया है वो आ गया 10√3। ठीक है। सो एक आंसर आपका ये आया, और एक आंसर आपका जो आना है वो आएगा यहाँ पे 10√3। इफ यू विश आप वैल्यू डालिए, एग्जाम में अगर √3 की वैल्यू को डालने के लिए बोला है तो डालना है, वरना आप रूट में छोड़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लास में ये भी करवाया गया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्री है जो कि 12 मीटर हाई है, अगर वो ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट टॉप्स टचेस द ग्राउंड। अब क्या हो रहा है, अगर एक ट्री यहाँ पे टूटा है, ये एक ट्री है जो कि खड़ा है, अगर ये यहाँ से हवा से इस पॉइंट से टूट गया, तो जो इसका टॉप है, इसका जो टॉप है वो यहाँ से टूट के क्या हो गया, वो नीचे की तरफ गिर गया। तो उसने यही बोला है, जो इसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। सो मैंने एज्यूम किया कि जो टॉप था वो था इस पॉइंट में बी, और जब ये ऐसा गिर जाएगा, तो ये इस पॉइंट से लेट से ब्रेक हुआ है। अगर ये पॉइंट सी से आपका ब्रेक हुआ है, तो ये नीचे गिर के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहुंचेगा सर, कोई चैलेंज नहीं है। अब सिंपल सा बात है, अगर आपका ट्री पूरा का पूरा था 12,
तो मैं एज्यूम करता हूँ ग्राउंड से लेके जिस पॉइंट पे वो टूटा है अगर वो x होता तो ऊपर वाला डिस्टेंस डेफिनेटली 12 माइनस एक्स होता। ये हमें पता है रूल, क्योंकि दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो हमें चाहिए ही होता है। सो सिंपल सा बात है। अब आपके क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े, उसमें लिखा है उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया है, बिल्कुल 60 डिग्री का बन रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। इस फिगर पे हमारा फोकस है, 60 डिग्री ही बन रहा है, कोई चैलेंज नहीं है सर। वो पूछ रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो बेसिकली इज आस्किंग यू कि मतलब कितनी हाइट पे आपका ये ट्री टूटा है बॉटम से, बॉटम से यानी पॉइंट ए से कितनी हाइट पे टूटा है। तो यानी वो आपसे इस x की वैल्यू मांग रहा है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो x की वैल्यू मांग रहा है तो ये डेफिनेटली 12 माइनस एक्स अगर है ये तो इधर हो गया। अब फिर से भाई ये परपेंडिकुलर है, फिर से ये हाइपोटेनस है। अब मुझे ये बताइए अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी तो 12 माइनस एक्स ही होगा ना यार, क्योंकि जो पार्ट ये यहाँ से टूटा है तो ये पार्ट पूरा का पूरा नीचे आया तो है, तो जो ऊपर से टूटा है वही तो नीचे आया है। तो यानी अगर ये टूटने से ऊपर 12 माइनस एक्स था तो जो ये गिरा हुआ पार्ट है वो भी 12 माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि गिरा तो वो वहीं से है। तो इसी वे में साइन 60 आपने अप्लाई किया, ए सी अपॉन ओ सी नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है 12 का इंटू रूट थ्री से, एक्स का इंटू रूट थ्री से, 2 का इंटू एक्स से। यहाँ तक कोई चैलेंज? फिर इन दोनों x को मैंने एक साथ किया, x को कॉमन लिया तो ये आपको मिल गया यहाँ पे। फिर आपको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए था तो ये मैंने डिनोमिनेटर में पटका, ये देखिए डिनोमिनेटर में आ गया। फिर हमने इसका रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने से फाइनली आपको ये आंसर मिल जाता। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और हमने फाइनल आंसर दे दिया अपना ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन हो जाता है डन। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में हमने किया क्या है। ठीक है, चलो थैंक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक में और आगे हम कहाँ तक गए।